तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। नून भी है खड़ी है, शीन भी है खड़ी है। मेरे वालिद मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इंतकाम ना लेने और मुल्क को आगे ले जाने की तमन्ना लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंच गए। उन्होंने अपना बयानिया भी कौम के सामने रख दिया और मुस्लिम लीग का फ्यूचर का एजेंडा भी कौम के सामने रख दिया। साथ साथ ये भी कह दिया कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई के बहुत अच्छे दोस्त शेख रशीद अहमद साहब ने इन अ वे तस्दीक कर दी कि पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ छेड़खानी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो मना करता रहता था कि ऐसा मत करें। हम इन मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन मुल्क से बाहर बैठे कुछ लोग कौम के मफाद के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और सिक्योरिटी इदारों को बदनाम कर रहे हैं। क्या उनके ख़िलाफ़ ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है? कवानीन क्या कहते हैं, अदालती नज़ीरें क्या कहती हैं, और माजी में भी क्या कहीं कोई ना कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया हो? हम इस पे भी बात करते हैं। प्रोग्राम का अब बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हमारे रूबरू हैं एंकर पर्सन, नामवर तजज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शहजाद इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। बहुत शुक्रिया। इंडीड इट्स अ प्लेयर कि आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ गए, उन्होंने बयानिया भी कौम के सामने रख दिया, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी रख दी। आपको कैसी लगी उनकी तकरीर? अच्छा, पहले तो इवेंट पे बात कर लेते हैं पराचा साहब। मेरे ख्याल से नून लीग की जो एफर्ट्स थी पिछले एक महीने की और जो उनका प्लान था, मामला तो उसके मुताबिक ही हुए। कोई कानूनी केसेस जो रुकावट बन सकते थे वो नहीं बने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया, अदालत से भी मिल गया। तो वो आए इस्लामाबाद में, उन्होंने जो काम करना था, अपना दस्तखत करने थे, वो किए उन्होंने और वो स्टेज पे पहुंच गए। दूसरा ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव जो था नून लीग का कि एक पावरफुल शो करना है जिसमें हमने बड़ी तादाद दिखानी है, क्योंकि नून लीग के लिए अब ये थोड़ा सा पंजाब में एक मुख्तलिफ चैलेंज है। आमतौर पे ये होता था कि दूसरी पार्टीज आके नून लीग के वोट को चैलेंज करती थी ऐसे ही, लेकिन अभी एक तासुर बना हुआ है कि नून लीग 16 महीने की कारकर्दगी के बाद और इमरान खान का सिंपैथी वोट इतना बढ़ गया है कि अब नून लीग को दिखाना पड़ेगा कि हमारा वोट है और हम पीटीआई को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये एक परसेप्शन है, रियलिटी तो हमें नहीं पता कि ग्राउंड पे क्या है जब तक इलेक्शन का नतीजा नहीं आता, लेकिन कुछ सर्वेज हैं, कुछ परसेप्शन है कि पीटीआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो नून लीग को एक बड़ा क्राउड दिखाना था, बताना था कि पीएमएल अभी भी जिंदा है, और वो मेरे ख्याल से एक अच्छा जलसा किया, एक क्राउड बड़ा था। इस पर तो बहस होती रहेगी कि क्या सबसे बड़ा था तारीख में। आप समझते हैं कि बड़ा क्राउड था? एक बड़ा क्राउड था, एक बड़ा जलसा था, बट मैं कह रहा हूँ इस पे तो ये तो लाहासिल सी बहस है कि क्या 2011 से बड़ा था, क्या मोहतरमा के 86 से बड़ा था, वो तो आपको पता है पार्टी लाइंस पे लोग डिवाइड रहेंगे। लेकिन एक अच्छा शो था, एक पावरफुल शो था। तो मेरे ख्याल से नून लीग ने अपना वो हदफ जो है वो कामयाबी से हासिल कर लिया। आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त कहा कि दो मेजर मेरे ख्याल से टेक अवेज थे, पीस विद इन पाकिस्तान, पीस इन प्रोग्रेस, एंड पीस आउटसाइड पाकिस्तान। जो बाकायदा एक पॉलिसी आप कह सकते हैं उन्होंने कल की तकरीर में दी है। माशी हालात से तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में उन्होंने बात की, लेकिन जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट उनकी जो थी वो हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के हवाले से थी कि लड़ाई के साथ साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, इस पहले तो इस शो के हवाले से देखें ना, साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब कल नज़र नहीं आए। मियाँ साहब 4 साल के बाद आ रहे हैं, उनके कायद भी हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत और अहम थी जो मियाँ साहब के वेलकम करने या जलसे से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी थी? नहीं, मेरे ख्याल से कोई उनकी ऐसी इंगेजमेंट नहीं होगी जिसकी वजह से नहीं आए। एक जगह उन्होंने शायद ये बात कही थी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनका वेलकम करूँ। मुझे नहीं पता इस बात से क्या मतलब है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि लंदन में जो उनकी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा लोग लगा रहे थे कि या तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा या शायद मामलात ख़राब हो जाए। तो मुझे लगता है मामलात कोई ख़ास बने नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी वो पार्टी का ऐलान नहीं हुआ जिसकी बात हो रही थी कि री-इमेजिनिंग एक पार्टी बनेगी जिसमें खोकर साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब होंगे, उसका भी ऐलान नहीं हो रहा। शायद अब्बासी साहब का वहाँ पे ना होना मेरे
ख्याल से एक वाज़े सिग्नल है। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है मेरे ख्याल से तो वाज़े है। आई डोंट थिंक सो कि अब कोई अगर वो नून लीग में टिकट उनको मिल भी जाता है तो कोई खास ताल्लुकात रहेंगे या वो किचन कैबिनेट का हिस्सा बन सकेंगे। अच्छा, री इमेजिनिंग पाकिस्तान की आपने बात की, मिफ्ता इस्माइल साहब का भी आपने जिक्र किया। आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आज ही उनसे मिले जाकर और उनको बाकायदा दावत भी दी। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब MKM ज्वाइन कर सकते हैं? उनका एप्टीट्यूड, उनका टेम्पो, उनकी पॉलिटिक्स, क्योंकि री इमेजिनिंग भी तो नहीं चल सकी ना इतनी। अच्छा, मैं मिफ्ता साहब को अच्छे तरीके से जानता हूँ। जितना मैं जानता हूँ मुझे तो नहीं लगता कि कोई ख़ास जो है उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। आई थिंक अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती उनकी तो वो जो एक थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, हो सकता है उसी तरह काम करता रहे, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एम्बिशियस तो नहीं रहे मिफ्ता इस्माइल साहब। उनको आप फाइनेंस मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे हैं तो गवर्नेंस से ज़्यादा ताल्लुक रहा है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एम्बिशियस नहीं रहे। तो मेरी ये रीडिंग है। बट अगर मुलाकात हुई है, हो सकता है पसे पर्दा कुछ बात चल रही हो। मेरी अभी तक तो हुई है। नहीं, वो तो हुई है। मैं कह रहा हूँ उससे पसे पर्दा कोई बातचीत हुई थी कि हम मिलने आ रहे हैं और आप शामिल हो जाइएगा, ऐसा है या नहीं है ये मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में क्या है। बट आई आस्क हिम, मैं पूछूंगा मिफ्ता साहब से। जब पॉलिटिशियन ये कहे ना कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, इट मीन के कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है, रूम है उसमें ना। मैं मेरे मौका नहीं मिला, लेकिन बात करूंगा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से कि क्या प्लान है उनका। पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री डिवाइड या सिविल मिलिट्री समटाइम्स कॉन्फ्रंट्रेशन पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाती है। मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा मैं कोई बदला या कोई इंतकाम लेने किसी से नहीं आया। जब लंदन में उन्होंने बात की थी उसके बाद यहाँ बड़ी कहानियाँ चली थी। तो अब मामला स्टेबल रहेंगे। अच्छा, तकरीर में उन्होंने, और मुझे लगता है ये एक मुस्बत पहलू था कि जो सियासी और गैर सियासी लोग हैं उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कि आमतौर पे आप देखते हैं कि जब इतना बड़ा मजमा आपके सामने होता है तो तकरीर का एक अच्छा खासा हिस्सा आप अपने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लेने के लिए गुजार देते हैं उसमें। तो उनके जो सियासी मुखालिफ है PML, पीपल्स पार्टी, तो उस हद तक नहीं होगी, इलेक्शन में मुकाबला होगा, लेकिन मेनली तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो उनके खिलाफ कि हम लटका देंगे, हम गिरा देंगे, आपकी सियासत दफन कर देंगे, इस तरह की कोई जुमलेबाजी हमने नहीं सुनी। हाँ, जो गैर सियासी उनके खिलाफ कुव्वतें रही हैं, जो उन्होंने कहा मेरी हुकूमत गिराई भी, मुझे निकाला, उनके खिलाफ भी बात नहीं की, और वो मेरे ख्याल से हिकमत अमली का हिस्सा है। जैसे आपने कहा, जब यहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया था कि उनको सज़ा मिलेगी, जनरल्स का नाम लिया, जजेस का नाम लिया, जब उनको सज़ा मिलेगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद आपने देखा शहबाज शरीफ साहब अगली फ्लाइट पकड़ के लंदन चले गए और वहाँ पे समझाया, और मेरे ख्याल से मियाँ साहब समझ गए। तो कल की जो तकरीर थी, अगर आप 2017-18 में जितनी उन्होंने बातें की या जो लंदन जाके बात की, उससे अगर आप मुआवजा करें पराजा साहब, तो उसमें उन्होंने कल कोई सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं की, बल्कि उसके बरक्स उन्होंने ये कहा कि 40 साल का निचोड़ ये है कि इदारे मिलकर काम करें। तो मुझे लगता है कि PTI के दौर को कहा गया हाइब्रिड रिजीम है, इस केयर टेकर को कहा जा रहा है ये भी हाइब्रिड रिजीम है। मेरे ख्याल से मियाँ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा, मैंने कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं करनी, मैंने उनको साथ लेके चलना है और एक हाइब्रिड रिजीम की सूरत में ही पाकिस्तान में चलना है। पब्लिकली ओपन कह दिया ना कि सब जब मिलकर काम करेंगे, मेरा 40 साल का निचोड़ है सियासत का, तब मुल्क आगे बढ़ेगा। जो उनकी तकरीर में जो ज़्यादतियाँ हुई, वालिद का उन्होंने ज़िक्र किया, वालिदा का ज़िक्र किया, अपनी बेगम साहिबा मरूमा का ज़िक्र किया, उसमें तो ख़ासा उनके अंदर से वो आवाज़ आ रही थी। बट इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूँगा। मेरे ख्याल से देखें, हम सब की फैमिलीज़ होती है, और ये जो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि बात नहीं करने दी। आज देखें ना, इमरान खान साहब अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, जब अदालत से उनको नहीं मिलता, हो गई तो हो गया, लेकिन जब नहीं हो रहा था तो तकलीफ में होता है ना एक शख्स के, मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा। और उनकी वालदा उस वक्त, मरियम की वालदा, उनकी अहलिया तो वाकई उस वक्त शदीद बीमार थी, और उसके बाद जो उन्होंने बताया चंद घंटे बाद उनका इंतकाल हो गया, बात नहीं करने दिया, उनकी तबीयत नहीं बता रहे। मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, और ये हर इंसान को, चाहे आपके सियासी मुखालिफ हो, कम से कम इतना तो आप में होना चाहिए, ज़र्फ होना चाहिए, सब्र होना चाहिए कि आप ये इन चीज़ों को सियासी इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादतियाँ कि आपकी कोई करीबी रिश्तेदार इस हालत में वो बात ना करने दें, ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सियासी इंतकाम वो नहीं लेंगे। देखें, लेकिन ये अब कॉल ऑफ फेल में पता चलेगा ना क्या होगा। क्या जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वही कंटिन्यू होता रहेगा एक ट्रांजिशन ऑफ पावर के बाद भी? तो फिर मियाँ साहब जो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलना, वो तो नहीं होगा। कल मैंने पूछा राना सनाउल्लाह साहब से अपने प्रोग्राम में, मैंने सुना आपका जी कि तहरीक इंसाफ तो सबसे बड़ी जमात है। अगर आप कह रहे हैं सबको साथ लेके चलना है, लेकिन इलेक्शन में ऑल इंक्लूसिव नहीं होगा, वो बड़ी पार्टी नहीं होगी, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? और अली मोहम्मद खान ने ही कल कहा कि फिर तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
आप कभी ना कभी तो तहरीक इंसाफ के लिए भी आसानियाँ होंगी, जैसे आज नून लीग के लिए, तो फिर उस वक्त क्या होगा? क्या कियोस वाला माहौल नहीं होगा? तो मेरा नज़रिया तो ये है कि इस मुल्क में बड़ा तमाशा हुआ है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। मकाफात अमल भी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही होता है, हमारे मकाफात अमल भी जो है वो उसका स्कोप भी बड़ा लिमिटेड है, सिर्फ सियासी जमातों के साथ ही होता है। तो मेरे ख्याल से अगर तमाम लीडर्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो जीत के आ जाए उसको 5 साल पूरे मैंडेट के साथ। यही बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उन्होंने तो कहा कि अगर पीटीआई भी जीतती है तो उसको भी हुकूमत बनाने दी जाए। आपने हमसायों के ताल्लुकात के हवाले से आपने भी बात की। हमसायों से ताल्लुकात जब मियाँ साहब कहें तो यकीनन वो कॉनोटेशन भारत के मामले में कश्मीर का जुमला भी कह दिया, तो एग्जैक्टली। अब भारत के हवाले से वाजपेयी जी यहाँ आए थे 1999 में, आगे से कारगिल हो गया, फिर मोदी जी खुद आए थे दिसंबर 2015 में, तो उसके बाद भी मियाँ साहब की हुकूमत थी। और बहुत लोग ये समझते हैं कि मियाँ साहब के जो मसाइल थे, वन ऑफ देम वाज हिज एम्बिशन ऑफ रिलेशन विद इंडिया। अब मियाँ साहब इतनी खुल के ये बात कर रहे हैं, ज़रूरत है? अब देखिए, जो आपने तारीख बताई है, स्पॉइलर तो हम रहे हैं कहीं ना कहीं। जब इंडिया उस वक्त ताल्लुकात बेहतर करना चाहता था तो हमने स्पॉइलर का रोल प्ले किया। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2013-14 में इससे बेहतर डिप्लोमेसी क्या हो सकती है कि जिस मुल्क को आप कहते हैं दुश्मन है, उसका प्राइम मिनिस्टर, चले एक निजी फंक्शन था जो भी था, यहाँ पर आया, तो आपके लिए तो ये एक जीत है ना। एग्जैक्टली। सोचे ना, अगर आज मतलब आज के हालात में अगर मोदी आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि यार घुटने टेक दिए उसने, यही कहेंगे ना। तो उस वक्त वो आया था, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है पठानकोट हुआ था, उसके बाद जी पठानकोट हो गया था, तो ताल्लुकात वहाँ से ख़राब होना शुरू हो गए। तो ये बात मेरे ख्याल से अब शायद तमाम जो बाअसर ताकतवर हल्के हैं उनको भी एहसास है कि ठीक है, कुछ नॉन इश्यूज़ ऐसे होंगे जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर दें, ट्रेड ख़त्म कर दें। ये एक फीलिंग तो है, लेकिन अब मसला ये है कि अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी एरोगेंस है। वो तो अब चौधरी समझता है इस खित्ते में अपने आप को इंडिया। तो मेरे ख्याल से इस माहौल में, और जब इलेक्शन है 2024 में इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई मुस्बत जवाब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जवाब तो खैर हमारे इलेक्शन साहब ने अपनी पॉलिसी दे दी है, लेकिन वहाँ से मेरे ख्याल से जवाब हमारे इलेक्शन भी हो जाएंगे, उधर भी हो जाएंगे। और मियाँ साहब ने भी यही कहा है कि मसले कश्मीर को तदबीर के जरिए, कोई ना कोई तदबीर के जरिए हल करना पड़ेगा। जो इस वक्त माहौल इंडिया में हो गया ना, ये मैचेस में ही आप देखें ना कि कोई पाकिस्तानी सपोर्टर जाके पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकता, आपको वीज़ा नहीं देते। तो मेरे ख्याल से अब उनकी सोसाइटी का फैब्रिक बदल चुका है। तो अब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि बीजेपी अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, मुझे इसके चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ डिप्लोमेट से मेरी मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि इंडिया में जब अगर हम यूएस में होते हैं, कहीं बरतानिया में होते हैं, तो पहले डिप्लोमेट्स आते थे, मिलना जुलना होता था, लेकिन अब उनके डिप्लोमेट्स इतने खौफजदा हो गए हैं इस इमेज से कि अगर हमारी कोई निजी तस्वीरें भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ आ जाती हैं तो इंडिया में शोर मच जाता है। तो वी आर वेरी केयरफुल कि हम पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ कोई ज़्यादा प्राइवेट इंगेजमेंट भी ना करें। तो ये माहौल अब वहाँ पर है, वहाँ की सोसाइटी का एक माइंडसेट चेंज कर दिया मोदी ने। तो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई बहुत मुस्बत पैगाम आएगा, स्पेशली जब उनको ये लगता है कि हम इतने ताकतवर हैं, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, तो हम क्यों पाकिस्तान से बात जिस तदबीर की मियाँ साहब बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे ब्रेक, हमारी तरफ से ये पॉजिटिव अप्रोच है। मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शेख रशीद अहमद जब चिल्ला काट के वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमें, हमारी पार्टी को या पीटीआई को, वो तो इत्तेहादी हैं खैर, जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए थी। तस्दीक उन्होंने कर दी। मैं ज़रूर शहजाद इकबाल साहब के सामने ये नुक्ता रखूँगा। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे रूबरू हैं मुमताज़ एंकर पर्सन जनाब शहजाद इकबाल साहब। शेख रशीद जब ये कहते हैं कि पीटीआई को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए थी, मेरा सवाल यह है कि जब हुकूमत गई थी उस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे। शेख रशीद जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं वो पीटीआई को क्या ज़रूरत पड़ी थी? फिर इससे पहले एक जुमला अगर कल की स्पीच के हवाले से राजा साहब, एक बात जो मियाँ साहब ने नहीं की कल, वो हाईलाइट की पीपल्स पार्टी ने, और इस हवाले से तशवीश है, इलेक्शन का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, ट्रांजिशन ऑफ पावर होने चाहिए, क्योंकि अभी भी ये कह रहे हैं कि शायद जनवरी एंड में हो जाएंगे, शेड्यूल तो नहीं आया है। वैसे तो सुबह दुबई में जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। हर पॉलिटिकल पार्टी, जमहूरी पार्टी फोर्स करती है ना कि यार वक्त पे इलेक्शन कराएं। आप बिलावल साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं कि यार इलेक्शन कराएं, शेड्यूल दें। वो नहीं आ रहा, बल्कि वो तो ताने दे रहे हैं कि उनका इंतजार हो रहा था, वो आएंगे फिर शेड्यूल आएगा। तो मेरे ख्याल से कल इलेक्शन के हवाले से बात करनी चाहिए थी। शेख रशीद साहब का ये कहना, एक तो इंटरव्यू में उन्होंने वैसे इमरान खान को कोई आड़े हाथों इस तरीके
तरीके से नहीं लिया जैसे फ़ारूक हबीब साहब ने, उस्मान डार ने नहीं लिया, लेकिन ये वाली बात उन्होंने बड़ी अहम की है। और आपको पता है वो हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट ही पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर था। और ये ब्लंडर आपको पता है और मज़ीद ज़्यादा तशवीशनाक हो जाता अगर वो इस पिंडी से चल के इस्लामाबाद आ जाते, जो उन्होंने 24 या 26 नवंबर को जलसा किया था, जिसमें ऐलान किया था कि असेंबलियाँ तोड़ूंगा। तो इरादा तो ये था इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। अब देखें, इमरान खान साहब बाद में तकरीरों में भी ये इशारे देते रहे कि किसी ने उनको मिसगाइड किया था और अगर वो चले जाते तो बहुत बुरा हो जाता। इशारतन ऐसा लगता है कि कोई आर्मी चीफ़ की कभी बात कर रहे हैं, वो साबिक आर्मी चीफ़ की, लेकिन ये गलती तो उनकी है। ये बहुत सारी, हम भी जब मुलाकातें कर रहे होते हैं, सारी बातें तो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, नहीं कर सकते, बट उनको उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि उनकी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ हो। बल्कि एक मौके पे ये भी अभी किसी शो में बताया गया है कि वो कह रहे थे कि 3 नाम हम देंगे, उनमें से आप, अयाज सादिक साहब ने कहा हमारी जब मुज़ाकरात हो रही थी, हम 3 नाम देते हैं, उनमें से कोई आप आर्मी चीफ लगा लें। तो मेरे ख्याल से अब हुकूमत में है नहीं, आप मैंडेट प्राइम मिनिस्टर का है, इस लड़ाई में पढ़ के उन्होंने अपना नुकसान ही किया है। सो यानी जो शेख रशीद कह रहे हैं कि छेड़खानी की, वो सही बात है, लड़ाई की इन्होंने पीटीआई ने, चेयरमैन पीटीआई ने। जिस किस्म का 26 नवंबर को जलसा रखना, इसकी टाइमिंग ये करना, उससे ये तो बड़ा वाज़ेह था कि क्योंकि ये जो अभी आर्मी चीफ है, फॉर्मर डीजी आए थे, उनको 6 महीने या कोई 8-9 महीने में हटा दिया गया था, तो ये तो सबको पता था कि उनके ताल्लुकात उनसे बेहतर नहीं है। तो आई गेस उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर ये बनेंगे तो मेरे लिए तो इस बात का खुद चेयरमैन पीटीआई को कब एहसास होगा? वो अपने सदर से भी नाराज़ हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से भी नाराज़ हैं। अच्छा, अब कभी तो वो बात करते हैं जमहूरियत की, आइन की, लेकिन कभी बात करते हैं कि फ़ौज का बड़ा रोल होना चाहिए सियासत में, करप्शन पकड़ने के लिए वो फ़ोन टैप भी करें, वो सब कुछ करें। तो मेरे ख्याल से कभी ऑफर भी करते हैं कि आपको एक्सटेंशन देते हैं, आप मीडिएट कराएं, कभी ये प्रेशर डालते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि पिछले इतने टाइम तक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ रह के काम किया, तो उनको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में कितनी पावरफुल है, ये काम करवा सकती है। लेकिन असूली तौर पर, जमहूरी तौर पर ये आपको नहीं कहना चाहिए, ना उनसे ये मदद मांगनी चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि पावरफुल क्वार्टर्स वो है, फैसले वो करते हैं, तो शायद उनकी तरफ देखते हैं। अब बात तो इमरान खान करते थे ये सारी बातें जो हमने की कि नहीं कि आप इलेक्शन करवाएं, फलाना करें, उस वक्त नून लीग वाले तनकीद करते थे। आज नून लीग वालों को मौका मिला है तो वो उनके साथ वैसे आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। मैं कल पीटीआई के कुछ लोगों के कमेंट सुन रहा था, मुझे लग रहा था जैसे 2017 की ये नून लीग के कमेंट्स हैं। नून लीग 2017 में एग्जैक्टली यही बातें कर रही थी, फैसिलिटेशन हो रही है, एग्जैक्टली हो रही है। जब वो सारा दिन का शो चल रहा था मियां साहब की अराइवल पे, सदर साहब का जिक्र है। मैं ज़रूर ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि सदर ममलिकत का हाईएस्ट ऑफिस है, मनसब है, और वो बेसिक इश्यूज़ पे बात करते हैं। ये अक्टूबर का महीना है, उन्होंने फिर पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से फिर वो एक मुहिम चला रहे हैं। ये कितना अहम है हमारे माशरे में कि हाईएस्ट ऑफिस जो है वो बेसिक इश्यूज़ पे बात करे। नहीं, आप कह रहे हैं कि इन पे बात करें जो जी सदर साहब अवेयरनेस दे रहे हैं। आप जितनी यहाँ पे हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो अमवात होती हैं, लेट आइडेंटिफिकेशन होती है इस मर्ज़ की, तो मेरे ख्याल से दूसरी मरतबा मैंने ये 4-5 साल में अटेंड किया और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, करना चाहिए। आपने भी पिंक टाई पहनी हुई है तो उससे एक मैसेज आता है। और उस दिन डिस्कशन हुई कि अब एक गाँव देहात में भी ये अवेयरनेस है कि पिंक जो है वो सिंबल है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी और इशूज़ हैं, किसी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैसे ही पॉलिटिकल ऑफिस तो है नहीं, तो इस चीज़ पे अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब हम वहाँ से सुनकर आए अवेयरनेस के हवाले से, तो हम अवेयरनेस फैलाएं। तो मुझे खुशी है कि आपने इस बात का जिक्र किया। मियाँ साहब ने कोई हॉस्टाइल रवैया नहीं रखा अदालत इसमें कल के जलसे में। चेयरमैन पीटीआई आर्टिकल 248 के अंडर साइफर केस में एग्जम्पशंस मांग रहे हैं। ये अब उधर से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ भी जो पिटीशन है समाअत के लिए मंजूर हो गई। 90 डेज़ जो अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो भी समाअत के लिए मंजूर हो गई। तो शुड वी एक्सपेक्ट कि अब कुछ ऐसा फैसले भी आ सकते हैं जिससे सब खुश हो जाएं, जो आइन और कानून के मुताबिक हों, किसी एक की खुशी की खातिर नहीं। अच्छा, प्रेसिडेंट से मुतल्लिक वैसे ये भी इस वक्त पीटीआई की बड़ी ख्वाहिश है कि वो मीडिएट करें, वो कोई बातचीत करना है। कल अली मोहम्मद साहब ने हमारे प्रोग्राम में इशारा दिया कि उनको करना चाहिए। वो करेंगे या नहीं करेंगे, पीटीआई ज़्यादा होपफुल नहीं नज़र आती, क्योंकि आपने देखा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की जो आपने बात की, उसको उन्होंने मुस्तरद करके वापस नहीं भेजा था। जब वो वापस चला गया तो उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने तो उसको साइन ही नहीं किया, इस तरह की उनकी ट्वीट आई थी। तो वो एक देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ऑफिस के हवाले से क्या करता है। देखें, एक तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला साइफर वाला मामला है, इसमें 2 बड़े अहम मामला हैं।
इमरान खान ने उस साइफर को जिस तरीके से इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, और उसी पे फिर उन्होंने एक मजहबी पहलू भी दिया कि हम हक पर हैं, वो बातिल हैं, हक और बातिल की जंग बनाया, उसी पे गद्दारी के फतवे भी लगवाए कि ये मीर सादिक है, मीर जाफर है, और पहले कहते हैं इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की। तो उन्होंने जो कुछ किया उस साइफर के साथ इमोरल है, अनएथिकल है, बहुत ही गलत पॉलिटिक्स है। लेकिन क्या वो एक क्रिमिनल एक्ट है? ये मेरे ख्याल से फैसला अदालत ने आना है। और अगर है तो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो हम कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शौकत साहब, कि 14 साल की सज़ा या सज़ाए मौत, क्या इस साइफर के हवाले से वो एप्लीकेबल है, या अगर वो क्रिमिनलिटी है भी तो भी उसकी सज़ा 6 महीने 2 साल या पेनल्टी है? क्योंकि 14 साल या सज़ाए मौत उस वक्त होती है जब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट आप किसी दुश्मन मुल्क को दें कि कोई आपके न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से है, कोई आपके और सिक्योरिटी पहलू के हवाले से है, जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आए, तब आप कहते हैं कि यार ये आपने खिलाफ वर्जी की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। यहाँ पे तो जो एम्बेसडर थे उस वक्त, अब सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने कहा है कि हमारी कम्युनिकेशन मुतासर हुई है उस मुल्क के साथ, हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है, तो क्या हमने कोई नेशनल सिक्योरिटी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ की? ये पहुंचना पड़ेगा। तो अगर क्रिमिनलिटी है भी तो उसकी सज़ा 6 महीने 2 साल है या 14 साल। आप ये कह रहे हैं कि जो एक प्रिंसिपल है सेंटेंस और पनिशमेंट विद द प्रोपोर्शनेट, जी जी बिल्कुल, वो प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर क्रिमिनलिटी है तो उसके मुनासिब हो सकती है। ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि आपने कोई बहुत ही सीक्रेट सिक्योरिटी अपने डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। अच्छा ये फरमाइए, कुछ लोग तो बदल गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, और कुछ पार्टी भी बदल गए, छोड़ गए। इन हालात में इलेक्शन तो होंगे डेफिनेटली, जब भी हों, पीटीआई आपके ख्याल में सीटें ले लेगी? अभी तो एक सवाल था, पीटीआई बैलेट पे होगी नहीं होगी, लोग ये पूछते, मेरे ख्याल पे तो होगी ऑब्वियसली, सब कह रहे हैं, कोई सियासी जमात को माइनस करने का कोई इसमें जवाब तो नहीं बनता। एक वो फॉरेन फंडिंग वाला था, उसमें भी ऐसा नहीं लगा कोई प्रोग्रेस होगी। लेकिन मोस्ट लाइकली पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जेल में ही होंगे, मोस्ट लाइकली बहुत सारे उनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं या वो पार्टी छोड़ चुके होंगे या अंडरग्राउंड होंगे। तो इन हालात में चाहे जमात जितनी भी पॉपुलर हो, मुझे लगता है कि वोट अपना निकालना, उनको पोलिंग बूथ तक लाना, ये बहुत मुश्किल काम होगा। शायद हो सकता है कुछ सीटें जीत जाए, लेकिन इलेक्शन एक बाकायदा एक्सरसाइज है। ये नहीं कि अगर आपको पता है मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, घर बैठ के जीत जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी एक मैनेजमेंट करनी पड़ती है, लोगों को कैंपेन करके, घरों से लेके पोलिंग बूथ तक। इस वक्त एक जो ये तासुर खासतौर पे पीपल्स पार्टी जब बार बार बात करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग के लिए, मतलब कल भी वो कह रहे थे, ऐसा लग रहा था ताजपोशी हो रही है नवाज शरीफ साहब की, वो जीत चुके हैं। अच्छा, जब आप ये बार बार इन्फोर्स करते हैं कि यार नया अगला वजीर आजम तो नवाज शरीफ ही है, तो जो भी दूसरी पार्टीज का वोटर होगा वो क्या सोचेगा कि मैं निकलूं ही नहीं, मेरे वोट का फायदा ही नहीं है क्योंकि सिलेक्शन हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये भी बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इलेक्शन को जितना फ्री एंड फेयर करें, सब निकले, अपनी जमात को वोट दें और फिर देखें नतीजा क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। जनाब शहजाद इकबाल साहब हमारे रूबरू थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ लीगल नुकात हैं जो कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के हवाले से हैं कि दुनिया की क्या मिसालें हैं और अदालती नज़ीरें क्या हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाले, सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ क्या ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी गैर मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है अदालती। दो अहम कानूनदान हमारे रूबरू हैं, जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और याया फ़रीद साहब माहिर कानून हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, ये ट्रायल इन एब्सेंशिया एक पुराना तस्वर है। न्यूरमबर्ग ट्रायल जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुआ, वहाँ से चला आ रहा है। अब पाकिस्तान में ये मुमकिन है? राजा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये उससे भी पहले का ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। दुनिया के अंदर दो मेजर इस वक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहे हैं। एक हम बोलते हैं सिविल जस्टिस सिस्टम, जहां के ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की थी, और दूसरा हम उसे बोलते हैं कॉमन लॉ जस्टिस सिस्टम, जहां के ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की है। अब इन दोनों ममालिक के अंदर एक सेंचुरीज ओल्ड प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई शख्स सोसाइटी के अंदर हीनियस क्राइम करता है और उसके बाद वो इंटेंशनली एब्सकॉन्ड कर जाता है और वॉलंटरली उस कोर्ट ऑफ लॉ के आगे या इन्वेस्टिगेशन के इंक्वायरी स्टेज के ऊपर पेश नहीं होता, तो लॉ उसके ऊपर साइलेंट नहीं है। लॉ उसके बाद ये कहता है कि आप उसकी प्रेजेंस को, प्रोडक्शन को इंश्योर करें।
अगर वो नहीं आता तो उसके बाद ये है कि जो उसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस उसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सबमिट करें और उसके बाद एक प्रोसेस जो है उसकी एब्सकॉन्शन का स्टार्ट करें और उसके बाद एविडेंस का स्टार्ट करें। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, यूनाइटेड किंगडम में भी है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, आपके हमसाया ममालिक इंडिया में भी है, बांग्लादेश के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, ईरान के अंदर भी है। कोई ऐसा मुल्क दुनिया का नहीं है जहाँ के ऊपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो और वो इस चीज की इजाजत देता हो कि उस मुल्क के किसी कानून की आप वायलेशंस करें और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को इन्वॉल्व करें या हीनियस क्राइम्स जो है वो आप करें और आप उसको स्कॉट फ्री कर दिया जाए। ट्रायल इन अब्सेंशन इज पॉसिबल। इधर रुकिएगा लीगली पॉसिबल। अब पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर 3 स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी मैं इस पे आता हूं हाफिज साहब, इधर रुकिएगा प्लीज। याया फरीद साहब, दुनिया में भी ऐसी बड़ी मिसालें हैं, जैसे फ्रांस में इयन पहले केस आया था, कोसोवो लिबरेशन आर्मी के लीडर रेडम जाशरी का केस आया था, इसी तरह बरतानवी नदाद अमेरिकन गैंगस्टर्स की गैर मौजूदगी में 24 साल की सज़ा हुई। पाकिस्तान में आपके नज़दीक क्या हो सकता है? देखिए, ट्रायल का जो बेसिक कंपोनेंट है ना, जो आपने सेफ गार्ड करना है, वो है फेयरनेस इन द ट्रायल। अब अगर तो देखें, अगर तो एक एक्यूज्ड है वो वॉलंटरली ही चूजेस नॉट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट और वो ट्रायल का खुद पार्ट नहीं बनना चाहता, जबकि उसको ट्रायल का भी पता है, अपने जुर्म का भी पता है, उस प्रोसीडिंग्स का भी पता है, तो इस तरह के ट्रायल, इस तरह के मौके में अगर ट्रायल इन एब्सेंशिया हो तो वो राइट टू फेयर ट्रायल को इन्फ्रिंज नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक केस के अंदर यही जिक्र किया था कि अगर तो फेयरनेस ऑफ ट्रायल का सवाल है तो अगर एक्यूज को अपनी हेयरिंग का पता है और वो नहीं आ रहा तो वो फेयरनेस ऑफ ट्रायल को अटैक को अफेक्ट नहीं कर रहा। और अगर देखें आप, एब्सकॉन्डर जो है वो अदालत को चला नहीं सकता, अदालत को जज ने चलाना है, जज की डिस्क्रेशन पे जज ने चलाना है। तो अगर तो आप एक एक्यूज पर्सन जो अदालत में पेश ही नहीं हो रहा और जानबूझ के पेश नहीं हो रहा, जी जानबूझ के पेश नहीं हो रहा, तो आपने तो प्रीमियम लगा दिया है ऑन द फॉल्ट ऑफ द एब्सकॉन्डर। मतलब ये कि ये तो बड़ा आसान आपने कर दिया कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में क्राइम करे, वो पाकिस्तान से किसी ऐसे ममालिक में भाग जाए जो पाकिस्तान को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ना प्रोवाइड करते हो और वो अपनी सारी जिंदगी जो है वो फ्रीडम के साथ गुजारे। तो इस तरीके से तो आपने अपना पूरा लीगल सिस्टम जो है वो तो मातहत कर दिया एक एक्यूज पर्सन के, एक एब्सकॉन्डर के। तो इसी वजह से पाकिस्तान का जो कानून है उसमें अब 4 प्रोविजंस हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो ट्रायल एंड एब्सेंशिया। मैं इस पे आता हूं या फरीद साहब इधर रुकिएगा। हाफिज साहब, दीगर ममालिक की आपने भी बात की या फरीद साहब ने भी बात की, मसलन बांग्लादेश का अगर फौजदारी कानून दफ़ा 339B देखा जाए तो एग्जैक्टली वो प्रोविज़न है। इसी तरह भारत का 1973, यूरोपियन यूनियन के मुल्क इटली में भी ट्रायल इन एब्सेंशिया की इजाज़त है। तो फिर पाकिस्तान के वो स्पेसिफिक कवानीन कौन से हैं? देखिए, चीज ये है कि मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान के अंदर आपका पाकिस्तान पीनल कोड भी है, वो भी इस चीज की इजाजत आपको देता है सेक्शन 172 के अंदर कि अगर कोई शख्स जो है वारंट को एक्सिक्यूट नहीं करता या उसके बाद वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, उसकी पनिशमेंट है। फिर आपका सेक्शन 87, 88 जो है उसके अंदर इसका एब्सकॉन्शन का जिक्र है और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का है। फिर सेक्शन 512 CRPC के आप उसके खिलाफ एविडेंस प्रिजर्व कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे मुल्क के अंदर 3 मेजर लेजिस्लेशंस भी आई हैं। एक 1975 के अंदर आई थी स्पेशल कोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ट्रायल इन एब्सेंशिया को प्रोसेस के अंदर रेगुलेट किया गया। उसके बाद आपका 97 का एंटी टेररिज्म एक्ट था जिसका सेक्शन 21L है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा जुर्म जो एंटी टेररिज्म या हीनियस ऑफेंस है जिसमें आपका रेप भी शामिल है और आपका सेक्शन 121, 122 ये सारे सेक्शन शामिल हैं, उसको भी आप ट्रायल इन एब्सेंशिया कर सकते हैं और 5 से 10 साल तक उसकी सजा है। फिर पाकिस्तान का जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 31 के अंदर भी है कि अगर कोई शख्स जो है वो जानबूझ के अवॉइड करता है, सिस्टम के आगे सरेंडर नहीं करता और पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो उसके अंदर भी उसकी सजा जो है वो 3 से 7 साल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राचा साहब ये है कि ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है और इसकी जरूरत इसलिए भी आजकल ज्यादा है कि आजकल आपके क्रॉस बॉर्डर जो ऑफेंसेस है उसकी रेशो ज्यादा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सर्टेन जिस तरह आपके इंटरनेशनल गैंग्स हैं। तो उसके लिए जब आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर एक्स्ट्राडिशन के लिए जाते हैं या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए जाते हैं तो वो फिर आपसे मांगते हैं कि आपके क्या कोर्ट ऑफ लॉ की कॉम्पिटेंट कन्विक्शन या ट्रायल आपका है जी।
तो उसके लिए दुनिया के सारे ममालिक के अंदर अब ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। और ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई डेवलप कंट्रीज के अंदर भी करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी करता है कि अगर कोई शख्स जो है उसको जानबूझ के पेश नहीं हो रहा और उसे पता है सारी प्रोसीडिंग्स का, और आजकल आपको पता है कि कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, आपके सामने सोशल मीडिया है, न्यूज है, बेशुमार ऐसे चैनल्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है, और अगर आप नहीं आते तो फिर लॉ का प्रोसेस और इन्हीं टूल्स को जो आप फरमा रहे हैं वो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने के लिए। इधर रुकिएगा, नहीं, मैं आपको बता, आप सिर्फ इसको स्पेसिफिक न रखें, मैं उसको ब्रॉडली कर रहा हूँ कि ट्रायल इन एब्सेंशिया हर उस शख्स पे आता है कि जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे भी करे या पाकिस्तान के अंदर कोई हीनियस क्राइम भी करे। वो हीनियस क्राइम आपका टेररिज्म भी है, टेररिस्ट एक्टिविटी सारे हैं। इधर रुकिएगा ये याया फरीद साहब, जब लेजिस्लेशन भी है यानी प्रोटेक्शन है लेजिस्लेटिव, फिर स्पेसिफिक कवानीन भी हैं, तो फिर ये ट्रायल इन एब्सेंशिया उन लोगों का हो क्यों नहीं रहा? रुकावट क्या है फिर? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके थियोरेटिकल अंडरपिनिंग्स भी हैं। लेकिन खास तौर पे वो केसेस जिसमें आपके मुल्क की सोवरेनिटी को चैलेंज हो जाए, जिसमें आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज हो जाए, और इस तरह के एक्यूज लोग जो हैं वो आपके मुल्क को छोड़ के चले जाएं, तो वो दिन ब दिन वो आपकी स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, आपकी स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं बाहर बैठकर। अगर तो बाहर बैठकर कुछ आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, आपकी जुडिशरी के खिलाफ, आपके ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, और ये बाहर बैठकर जितना टाइम आप इनको प्रोसिक्यूट नहीं करते, आप इनको प्रीमियम देते हैं, यानी कि आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं बाकी लोगों के लिए कि ये पाकिस्तान का कानून कुछ ऐसा ही है कि आप यहाँ पर अंधाधुंध क्राइम्स करें, और जब आपका दिल करे आप मुल्क से बाहर चले जाओ और बाहर से बैठकर फिर वही कैंपेन जो है वो करते चले जाएं। तो जरूरी यह है कि ट्रायल एंड एब्सेंशिया इस तरह के लोगों का होना चाहिए। हमारे कानून में भी प्रोविजंस है, जैसे हाफिज साहब ने अभी आपको सीआरपीसी की 4-5 प्रोविजंस बताई हैं कि आप एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप प्रोक्लेमेशन भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी की अटैचमेंट भी कर सकते हैं, आप पीओ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जज की डिस्क्रेशन है। देखिए, एक्यूज पर्सन अदालत को नहीं चलाता, सिंपल एज दैट। ये आपका बेसिक क्रिमिनल। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मुजरिम जो है वो अदालत को नहीं चलाता, जज जो हैं, जो कानून है मुल्क का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो चलाती हैं पूरे इंसाफ के निज़ाम को। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, जनाब याया फरीद साहब, दोनों माहिर कानून। नाज़रीन, हमारे रूबरू थे अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।